मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की चार्ज। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए एक समान आवेशी अनंत लंबाई के तार के लिए हम लोग देखे थे वैद्युत क्षेत्र और उसकी वैल्यू निकाले थे हम लोग E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। आज हम लोग एक समान आवेशित अनंत चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस का जो कि इंपॉर्टेंट है। अनंत चादर के कारण एक समान आवेशी एक समान आवेशी अनंत चादर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में। वैद्युत क्षेत्र कहिए चाहे क्षेत्र की तीव्रता के लिए बात होती है। इसकी वैल्यू आती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द पीस। वैद्युतशीलता है निर्वात। सिग्मा जो है आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ क्षेत्रफल में आवेश फैला होगा। एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश को क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। क्वेश्चन में डायरेक्टली जो हेडिंग होता है डायरेक्ट रीडिंग के लिए आपका क्वेश्चन ही होता है एक समान आवेशी अनंत चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र बताना है आपको। एकांक वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? ये वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। थोड़ा सा हम लोग बैक चलेंगे। गॉस साहब ने क्या कहा था? गॉस साहब ने कहा था कि भाई किसी भी आवेशित चादर हो चाहे आपका वायर तार हो, सबसे पहले हम करते क्या है उसमें एक इमेजिनरी लाइन से इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। उस चार्ज को क्या करते हैं लोग? बाउंड करते हैं, परिबद्ध करते हैं। परिबद्ध जितना चार्ज होता है आवेश होता है उस पूरे आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन गुना उनको क्या मिलता है? नेट वैद्युत फ्लक्स मिलता है। उसी सिमेट्रिसिटी के आधार पर हम लोग आज निकालेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सबसे पहले चादर बनाया जाए, प्लेन शीट बनाया जाए। आपकी किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये शीट बन गया और इस प्लेन शीट पर आवेश आप दिखाएंगे। ये एक समान आवेश हो गया। अब इसमें R रेडियस का एक सिलेंडर जो है इंसर्ट, आप इसको इंसर्टेड कर दीजिए। यहां से AX डिस्टेंस इतना इधर उतना ही इधर इस साइड। अब यहां पर आपको और इसका सरफेस चार्ज इस्तेमाल लेते हैं। सिग्मा है प्लस आवेशी का तो प्लस सिग्मा, माइनस रहता तो माइनस नेगेटिव सिग्मा हो जाता। यहाँ दो पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट P1, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। इसको P2 कर दीजिए, चाहे इसको P2 कर दीजिए, इस वाले को P1। तो कोई ऑर्डर नहीं है, इसी को आप P कर सकते हैं, A कर सकते हैं, B कर सकते हैं। कब सरफेस एरिया आपका ये होगा, ये होगा। तो आपने कंसीडर क्या किया? कंसीडरेशन ये किया आपने कि अनंत चादर लिया है, अनंत एक समान आवेशी अनंत चादर।
इसका ये मान लिया आपने कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें आपने गॉसियन सरफेस या गॉसियन सिलेंडर, इसको कहेंगे गॉसियन बेलन या सरफेस है। आपने एज्यूम किया कि गॉसियन बेलन जो है आर रेडियस का है, इसको इस चादर में इंसर्ट किया गया, प्रवेश कराया गया। तो अब इससे जितना चार्ज बाउंड हुआ होगा उसी टोटल चार्ज का कितना टाइम्स 1/ε0 टाइम्स नेट फ्लक्स। अब पता करें कि फ्लक्स कहाँ कहाँ हम लोगों को मिलेगा। हम लोगों ने माना है कि ये सीट जो है उसका चार्ज डेंसिटी कितना है, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, ये आपका क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। अब दो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, P1 एंड P2। चलिए P1 पे देखा जाए। यहां पर अगर देखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा वो धन से दूर होता है, ऋण की ओर होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं वैद्युत बल रेखाओं। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है, प्लेट से बाहर, फ्लैट प्लेट से बाहर, जो इस प्लेट से बाहर हो जाए। और साथ में जो एरिया वेक्टर होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जिस सरफेस की आप बात करते हो उस सरफेस के क्या होता है, आउटवर्ड होता है, नॉर्मल। ये हो गया, एक ही डायरेक्शन में मिल गए। P2 पे बात की जाए तो P2 में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों जगह एरिया वेक्टर से लिया गया है, क्योंकि पूरा एरिया लिया जाएगा, इसका एरिया लिया जाएगा, ये मान लेंगे। कम सरफेस में बात करें तो फील्ड तो इधर ही होगा, लेकिन एरिया वेक्टर सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएंगे आउटवर्ड। एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री। यही चीज यहाँ के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो फील्ड ये हुआ और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर वैद्युत क्षेत्र वक्र पृष्ठ पर बात किया जाए या वैद्युत फ्लक्स बेलन के या बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा गुजरने वाला, ये भी लिख सकते हैं आप। बेलन का मतलब गॉसियन बेलन, बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, अपने लैंग्वेज में ये सब लिखा करेंगे। किताब में हर चीज रहती है, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं है, अपने वर्ड का यूज करें। आपने कंसिडरेशन जो किया है उसको फॉलो करेंगे, लॉ फॉलो किया जाता है, लॉ टू द पॉइंट लिखा जाता है, ये सारी चीजें जो है पूरी अपने हिसाब से आप चलेंगे। बेलन के, अब किस बेलन को माने, गॉसियन बेलन। तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई डी फाई ई, फॉर्मूला है क्या, ई डॉट डी ए वेक्टर। क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू 0, वैद्युत फ्लक्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि जवाब दे रहे हैं क्यों 0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कितना अंश बन रहा है, 90 डिग्री। आप जानते हो वैद्युत फ्लक्स में बताया गया कि 90 डिग्री पर आपको फ्लक्स नहीं मिलता, क्योंकि cos थीटा हो जाता है। मैथमेटिक्स से हम लिखाओगे मैथमेटिकल फॉर्म EDA cos d phi, आगे लिखोगे d phi E is equal to, phi is the flux, वैद्युत फ्लक्स, EDA cos 90।
परपेंडिकुलर इसका मतलब डी फाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब कि वक्र पृष्ठ पर कोई वैद्युत फ्लक्स हमको नहीं मिलेगा, कोई वैद्युत फ्लक्स पास आउट नहीं करेगा। आप नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है लंबवत है। ये तो बात हो गई कि वक्र पृष्ठ पर क्यों नहीं मिलेगा। इसका जवाब हो गया क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों जो है क्या है एक दूसरे के लंबवत। आपको फ्लक्स में बताया गया है कि 0 डिग्री पर और 180 पे फ्लक्स मिलता है, बस बात यह है 0 पे प्लस वैद्युत फ्लक्स मिलता है और 180 पे माइनस। कॉस की वैल्यू चेंज हो जाती है। फ्लक्स डिपेंड किस पर कर रहा है वैद्युत क्षेत्र पर, उसके परिमाण पर, क्षेत्रफल सदिश के परिमाण पर और एंगल। ये तो आपने बता दिया कि वक्र पृष्ठ पर क्यों नहीं मिलेगा, जहां मिलेगा देखिए और कहां मिलता है। चलिए बिंदु P पर बात की जाए। बिंदु P1 पर वैद्युत फ्लक्स P1 पर निकाला जाए वैद्युत फ्लक्स। P1 पर कितना हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और पैरेलल वेक्टर है। वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा d फाई E1 मान लीजिए, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर लिख सकते हैं E dA cos d फाई E1। यहाँ पर d फाई E1 यहाँ पर 0 डिग्री दिखाओगे आप, क्यों 0? क्योंकि E वेक्टर पैरेलल किसके है dA के। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही दिशा में होते हैं तो पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर आपको d फाई E1 वैल्यू जो मिलेगा E dA। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स की अगर बात करें तो नेट फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ED और सरफेस इंटीग्रल dA। E का तो होगा नहीं, E इज कांस्टेंट, तो dA का कितना लिख सकते हैं हम EA। फाई E1 आ गया आपका, फाई E1 इज निकाल दीजिएगा सरफेस इंटीग्रल dA की वैल्यू तो है 1, सरफेस इंटीग्रल dA की वैल्यू 1। छोटा सा एरिया लिया था, छोटे से एलिमेंट, पूरे सरफेस को नहीं लिया था, छोटा ही सरफेस का छोटा पार्ट लिया था, छोटा अवयव लिया था एलिमेंट। लेकिन पूरा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा लीनियर सम करेंगे तो कितना आया 1। तो ये पूरी वैल्यू इसकी जगह क्या लिखी जा सकती है, ए लिखा। तो आपने P1 पर निकाला ये, इसी तरह P2 पे निकालेंगे हम, इसी तरह P2 पे निकाला जाएगा। यहां भी आपको वही मिलेगा, एरिया सेम है, आपका फील्ड सेम है। यहाँ E1 मिला है तो वहां क्या मिलेगा 5E2 मिलेगा, वो भी क्या होगा EA के बराबर। टोटल फ्लक्स P1 और P2 से कितना पास आउट होगा, कुल फ्लक्स निकाल लिया जाएगा, नेट फ्लक्स टोटल निकाल लिया जाएगा पॉइंट P1 और पॉइंट P2 का, बिंदु P1 और बिंदु जो P2 है उसके का, और फिर गॉस लॉ लगाया जाएगा, गॉस का प्रमेय लगाया जाएगा और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा जो बनाएंगे वैद्युत फ्लक्स बिंदु P2 पर वैद्युत फ्लक्स, फाई E1 की जगह क्या करेंगे हम E2 करेंगे, यहां हो जाएगा EDA cos थीटा और ये हो जाएगा EDA cos A डॉट B AB cos। यहाँ पर फाई E2 किया जाएगा और यहाँ की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि E और DA
क्या है एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। पैरेलल है ऐसे किससे, परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल है ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, सो थीटा इक्वल टू 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर e2 की वैल्यू 5 d 5 कितना आ जाएगा e d आ जाएगा। नेट वैल्यू फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट वैल्यू फ्लक्स 5 e2 हो जाएगा a e d और e इंटीग्रल a जो करेंगे सरफेस इंटीग्रल d उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी a के बराबर। तो बिंदु P2 से भी जो फ्लक्स निकलेगा या जो फ्लक्स होगा बिंदु P2 पर वो कितना होगा फ्लक्स EA। तो P1 और P2 दोनों जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक है। अब कुल फ्लक्स P1 और P2 से कितने हो गए, तो दोनों को जोड़ दिया जाए क्योंकि वैल्यू फ्लक्स कैसी राशि है, एक अदिश राशि है और अदिश राशि हमेशा कैसे एडेड होती है, कैसे जोड़ी जाती है, अलजेब्रा मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पर अलजेब्रिकली हम लोग इसको ऐड करेंगे और अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बिंदु P1 तथा बिंदु P2 पर कुल वैल्यू फ्लक्स नेट वैल्यू फ्लक्स बिंदु P1 तथा बिंदु P2 पर कुल वैल्यू फ्लक्स कितना हो जाएगा phi is equal to phi E1 plus phi E1 की वैल्यू कितनी है निकाल लीजिए। phi E1 की वैल्यू कुल वैल्यू फ्लक्स बोलिए चाहे नेट बोलिए, कुल भी बोल सकते हैं नेट भी बोल सकते हैं, नेट टोटल कुल वैल्यू फ्लक्स आपको निकालना है। कुल वैल्यू EA प्लस EA टोटल मिला के कितना होगा 2E हो गया। अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम कहता क्या है, गॉस का प्रमेय क्या करता है, गॉस का प्रमेय कहता है कि कुल फ्लक्स की वैल्यू जो होगी इसके बराबर होगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार गॉस का नियम क्या करता है, गॉस का नियम यही करता है कि सब वैल्यूज को और टोटल फ्लक्स को इसके बराबर कर दो, टोटल चार्ज का तो ये इनक्लोज चार्ज का परिवर्तन चार्ज का कितना गुना 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू आपकी 2E आएगी। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की डिवाइड कर दीजिए Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट और आप लिख सकते हो Q by E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्यों भाई आपने लिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहाँ का Q by E कहाँ है, Q सिग्मा इक्वल टू होता ही है Q by E। एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश। क्या लिख सकते हो सिग्मा अपॉन Q by E, मतलब सिग्मा की वैल्यू जो है Q by E। अनंत लंबाई के लिए हम लोग निकाले थे वो वैल्यू थी Q बाई L, लैम्डा वहां पर था Q बाई L, यहाँ पर क्या है Q बाई A। phi is equal to EA, EA प्लस EA कुल मिला के कितना EA 2EA आ जाएगा और गॉस का थ्योरम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फ्लक्स की वैल्यू रखेंगे, आपको नेट फ्लक्स फाइंड हो जाएगा कि कितना है ये। इसका मतलब टोटल फ्लक्स आपको मिल गया गॉस का नियम
यही कहता है कि वो इम्पोर्टेंट है, एक अनंत वाला, अनंत लंबाई के लिए है तार वाला, और एक चालू। इसके बाद टॉर्क बचता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। डाइपोल को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल कोण पर रोटेट करा देते हैं तो कितना बल आघूर्ण होगा, उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, टाउ, उसकी वैल्यू निकालेंगे पी साइन थीटा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन किए जाए और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोशंस का कुछ क्वेश्चन है उसको देखा जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।